Okay, so now we move forward with the discovery of anode rays. अभी सेटअप में एवरीथिंग इज सेम जस्ट लाइक द कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट. तो कैथोड रेज की डिस्कवरी से ये कंफर्म हो गया कि एटम के अंदर एक नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल है जिसको हम इलेक्ट्रॉन बोलते हैं. अब नेगेटिव पार्टिकल है तो पॉजिटिव भी होना चाहिए बिकॉज एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है. तो इसी कॉन्सेप्ट को देखते हुए गोल्डस्टीन ने थॉमसन के एक्सपेरिमेंट्स को कंटिन्यू किया एंड ही चेंज द सेटअप. इस टाइम उसने परफोरेटेड कैथोड यूज़ किया. अब उसने ऑब्जर्व किया कि अंडर सेम कंडीशंस जब कैथोड रेज भी जनरेट हो रही हैं तो इस एरिया में भी ग्लो जनरेट होगा. अब यहाँ अगर कैथोड के पीछे वाले एरिया में ग्लो जनरेट होता है इट मीन्स कोई रे एनोड की तरफ से ट्रेवल कर रही है, इसलिए यहाँ पर स्ट्राइक करके ग्लो जनरेट करती हैं. इट मीन्स कि कैथोड रेज और ये एनोड रेज दोनों साइमल्टेनियसली जनरेट होती हैं. तो कॉन्सेप्ट इज़ वेरी सिंपल. अगर हम कोई भी न्यूट्रल एटम लेते हैं किसी भी गैस का तो उसमें एक न्यूक्लियस होगा और एक हमारे पास इलेक्ट्रॉन है. इसको आयनाइज कर दिया तो इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया और जो रिमेनिंग पार्ट है दैट इज़ कैटायन. अब ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है तो ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ जाता है तो इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे इस तरफ, इनको हमने बोल दिया कैथोड रेज. अब ये जो बचा कैटायन है ये किस तरफ जाएगा, ये जाएगा नेगेटिवली चार्ज प्लेट की तरफ. तो इन मूविंग कैटायंस को हमने कहा है एनोड रेज क्योंकि इनका मोशन एनोड की तरफ से कैथोड की तरफ होता है. तो दोनों एनोड और कैथोड रेज साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट करती हैं. ओके, नेक्स्ट थिंग कि अब गोल्डस्टीन ने डिफरेंट डिफरेंट गैसेस के साथ एक्सपेरिमेंट किया तो उसने देखा कि जो चार्ज अपॉन मास रेशियो है इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट गैसेस. अब ये डिफरेंट क्यों है. अब अगर हम एग्जांपल लेते हैं कि जो हमने फर्स्ट गैस लिया सपोज दिस इज ऑक्सीजन O2. अब ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन या हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन दोनों सेम होंगे तो कैथोड रेज तो सेम होगी. बट ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद जो कैटायन बचा उस पे चार्ज और उसका मास डिफरेंट होगा कंपेयर टू हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद जो कैटायन बचा. फॉर एग्जांपल सपोज यहाँ O पॉजिटिव कैटायन है, यहाँ पर H पॉजिटिव कैटायन है. ओके, जस्ट फॉर एग्जांपल. तो इसका जो मास है और इसका जो मास है दोनों में डिफरेंस होगा. चार्ज सेम हो भी सकता है नहीं भी हो सकता. ओके, तो E/m रेशियो डिपेंड करती है कैटायन पे और कैटायन डिपेंड करता है गैस पे. तो गैस चेंज कर देंगे तो हम E/m रेशियो चेंज हो जाएगी. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है एनोड रेज के लिए कि E/m रेशियो ऑफ एनोड रेज इज डिपेंडेंट ऑन द नेचर ऑफ गैस और ये कांस्टेंट नहीं होता. इसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डिस्कवरी थी दैट वाज कि अलग अलग गैसेस यूज़ करके उसने देखा कि जो E/m रेशियो है इट वाज हाईएस्ट फॉर हाइड्रोजन. हाईएस्ट क्यों, क्योंकि जब मास हमारा सबसे कम होगा, मास हमारा स्मॉलेस्ट होगा किसके लिए, सबसे लाइट वेट गैस. हाइड्रोजन सबसे लाइट वेट गैस है तो हाइड्रोजन के लिए मास सबसे कम होता है इसलिए E/m रेशियो हाईएस्ट आती है. तो उसने एक्सपेरिमेंट्स को रिपीट किया, बहुत बार ट्राई किया बट इस वैल्यू से हायर वैल्यू उसको कभी नहीं मिली. इट मीन्स कि जो मास है वो इस वैल्यू से छोटा कभी भी नहीं होता. तो उसके अकॉर्डिंग उसने प्रपोज किया कि जो H पॉजिटिव है इट इज़ द स्मॉलेस्ट कैटायन और इसी कैटायन को फाइनली हमने जाके क्या बोला, प्रोटॉन. तो प्रोटॉन को सबसे पहले ऑब्जर्व किया था गोल्डस्टीन ने. डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन थोड़ा कंफ्यूजिंग है क्योंकि काफ़ी सोर्सेज में दिया है कि रदरफोर्ड ने डिस्कवर किया बट ऑब्जर्व किया था गोल्डस्टीन ने. उसकी E/m रेशियो को कैलकुलेट किया थॉमसन ने और फाइनली जो प्रोटॉन नाम प्रपोज किया दैट वाज डन बाय रदरफोर्ड. ओके, सो द डिस्कवरी और आप बोलते हैं कि ऑब्जर्व करने वाला जो फर्स्ट साइंटिस्ट है दैट वाज गोल्डस्टीन. सो दिस इज ऑल अबाउट द एनोड रेज. दोनों साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट करती हैं. अब देखते हैं कि जो E/m की कैलकुलेशन है वो किस तरह से की गई थी. तो दिस सेटअप यहाँ पर हम देख सकते हैं कि
जो डिस्चार्ज ट्यूब वाला सेटअप है कैथोड एनोड वो बिल्कुल सेम है। अब यहाँ पर एनोड पे पिन होल दिया गया है सो दैट जो कैथोड रेज हैं दे कैन पास थ्रू। तो ये जो रेड बीम है इट इज़ बेसिकली द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। फर्स्ट केस हम लेते हैं कि यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। जब इस एपरेटस पे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड नहीं अप्लाई करेंगे तो जो इलेक्ट्रॉन बीम है वो स्ट्रेट जाके बी को हिट करेगा। तो बी का मतलब है ज़ीरो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। अब अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने अप्लाई किया, यहाँ पर टॉप पे पॉजिटिव चार्ज दिया है हमने और बॉटम पे दिया हमने नेगेटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा और थोड़ा डाइवर्ट होके ऊपर की तरफ मूव करेगा। तो ये जो ए पॉइंट पे जब वो स्ट्राइक करेगा तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है। अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड को ऑफ करते हैं और हम मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से अप्लाई करते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड उसी इलेक्ट्रॉन बीम को डाउनवर्ड डेविएट करेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में वो डाउनवर्ड डेविएट होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड पार्टिकल को ऊपर की तरफ लेके जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड पार्टिकल को नीचे की तरफ लेके जा रही है। ओके, तो ये था जब हम दोनों को अलग अलग ट्राई कर रहे हैं, एक बार इलेक्ट्रिक फील्ड एक बार मैग्नेटिक फील्ड। अब हम इस तरह से दोनों फील्ड्स को बैलेंस करेंगे। हमने दोनों फील्ड्स को ऑन कर दिया है और हम उनके मैग्नीट्यूड को इंक्रीज डिक्रीज करके बैलेंस करते हैं सो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो डेविएशन आ रही है अपवर्ड वो मैग्नेटिक फील्ड की डाउनवर्ड डेविएशन से एग्जैक्टली कैंसल आउट होके बैलेंस हो जाए। ओके, तो इसके लिए हमारे पास दो फॉर्मूलाज हैं। मैग्नेटिक फोर्स के लिए है मैग्नेटिक फील्ड बी इंटू चार्ज, दो कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है ई इंटू वी, एंड इलेक्ट्रिक फोर्स इज ई इंटू मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू चार्ज। अब मैग्नेटिक फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अ सर्कुलर मोशन। मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज हमेशा एक सर्कुलर पाथ फॉलो करता है। तो इट मीन्स कि मैग्नेटिक फील्ड एक सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रही है जिसको हम बोलते हैं बी ई वी इज इक्वल टू एम वी स्क्वेयर बाय आर। तो ये इक्वेशन आ जाएगी कि ये सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। सेकेंडली, जब दोनों फील्ड एक दूसरे को बैलेंस करती हैं तो हम बोलते हैं कि बी ई वी मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फोर्स। तो इन दोनों के इक्वेशंस को सॉल्व करके हमारे पास आता है एक्सप्रेशन ई बाय एम इज इक्वल टू ई बाय बी स्क्वेयर आर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हम अप्लाई कर रहे हैं ये हमें नोन है, मैग्नेटिक फील्ड कितनी अप्लाई कर रहे हैं ये भी नोन है, और किस रेडियस का सर्कल वो फॉलो करेगा ये भी हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करके पहले कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दिस वाज द एक्सप्रेशन जिससे ई बाय एम वैल्यू कैलकुलेट की थी थॉमसन ने। ओके, तो इट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जेई एग्जाम बट यू शुड नो कि किस तरह का सेटअप अप्लाई किया था कि मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों एक दूसरे को बैलेंस करते हैं। अब देखते हैं कि ई बाय एम के ऊपर जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो जनरली उसकी रिलेटिव वैल्यू के बेस्ड होते हैं। ई बाय एम को हम एब्सोल्यूट भी कैलकुलेट कर सकते हैं, रिलेटिव भी कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर ई बाय एम हम एब्सोल्यूट कैथोड रेज के लिए कैलकुलेट करें तो वो आता है -1.76 इंटू 10⁻11 कूलम पर किलोग्राम। तो ये एब्सोल्यूट वैल्यू है जहाँ पर हम चार्ज की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻19 यूज़ कर रहे हैं, मास की भी वैल्यू यूज़ कर रहे हैं। अब रिलेटिव में हम ये ले सकते हैं कि चलिए कैथोड में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको हमने -1 चार्ज ले लिया और मास को भी 1 ले लिया, तो इसकी रिलेटिव वैल्यू को हम 1 ले सकते हैं कि 1 चार्ज है और 1 मास है। अब मास ऑफ प्रोटॉन इज 1837 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड मास ऑफ न्यूट्रॉन इज 1839 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन के मास को अगर हम 1 मान रहे हैं तो रिलेटिव वैल्यू कितनी हो जाएगी 1837 टाइम्स, न्यूट्रॉन में 1839 टाइम्स। तो यहाँ पर अगर हम ई बाय एम वैल्यू कंपेयर करनी है तो हमारे पास आगे प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा पार्टिकल। तो सबसे पहले लेते हैं हम इनके चार्ज की वैल्यू। तो चार्ज अगर हम रिलेटिव लें तो प्रोटॉन के ऊपर +1 होगा,
इलेक्ट्रॉन पे -1 है तो निगलेक्टिंग द नेगेटिव चार्ज, 1 यूनिट चार्ज, न्यूट्रॉन पे 0 चार्ज, अल्फा इज बेसिकली हीलियम, 2 पॉजिटिव कैटाइंस तो 2 पॉजिटिव चार्ज है। मास की बात करें तो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन हमारा रेफरेंस है, इसको 1 ले लेते हैं तो प्रोटॉन 1837 टाइम्स हो जाएगा, ये 1839 टाइम्स हो जाएगा। और हीलियम में बेसिकली 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन बचे, तो बेसिकली हम बोल सकते हैं इसका जो मास है वो 4 टाइम्स 1837 है। ओके, तो इसके बेस पे अब चार्ज बाय मास रेशियो सबसे ज़्यादा किसकी होगी? इलेक्ट्रॉन की, क्योंकि मास सबसे कम है। ठीक है, तो इनकी रेशियो निकाल के हम इसका ऑर्डर डिफाइन कर सकते हैं। तो E/m रेशियो का जो ऑर्डर होगा, सबसे कम E/m वैल्यू किसकी होगी? न्यूट्रॉन की, क्योंकि 0 है। तो न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन से बड़ी वैल्यू किसके लिए आएगी? अल्फा पार्टिकल, उसके बाद प्रोटॉन, उसके बाद इलेक्ट्रॉन की। ओके, तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है, बेसिक्स हैं, आप जस्ट बुक्स में एक सॉल्व एग्जाम्पल देख के इनको सॉल्व कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द चार्ज अपॉन मास रेशियो प्रॉब्लम्स, एंड नेक्स्ट आफ्टर दैट वी विल डिस्कस द डेवलपमेंट ऑफ द एटॉमिक मॉडल्स, किस तरह से थॉमसन मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल, दे केम एंड दे चेंज द कोर्स ऑफ दिस एटॉमिक स्ट्रक्चर। ओके, सो थैंक यू।